चलिए चैप्टर 6 स्टाफिंग, आज फर्स्ट डे है इसका। और बिजनेस स्टडी इंग्लिश मीडियम एमपी बोर्ड, और यदि छत्तीसगढ़ में भी यही है तो छत्तीसगढ़ के लिए ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टाफिंग, ठीक बेटा, बहुत इजी चैप्टर, बहुत ही इजी चैप्टर। जैसे कि हम लोग अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं मैनेजमेंट को, कि मैनेजमेंट का काम क्या है। तो मैनेजमेंट क्या करता है? प्लानिंग करता है, ठीक, ऑर्गेनाइजिंग करता है, फिर स्टाफिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है, कंट्रोल करता है, राइट। ये जो 8 चैप्टर है, यही क्या है? मैनेजमेंट के काम है ना। तो अभी तक हमने क्या देखा कि क्या कर लिया? प्लानिंग कर ली गई है कि क्या होगा, कैसे होगा, कौन, राइट। हमने इसमें यह भी डिसाइड कर लिया कि हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब रिलेशनशिप कैसा होगा, है ना। मैनेजर होगा, मैनेजर का असिस्टेंट मैनेजर होगा, है ना। मैनेजर अथॉरिटी किसको देगा? असिस्टेंट मैनेजर को देगा, है ना। वो और किसी को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर सकता है। हमने एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन में हमने पोस्ट डिसाइड करी कि एक मैनेजर होगा, पर वो मैनेजर कौन होगा ये डिसाइड नहीं करा है। हमने सिर्फ वहां पर ये डिसाइड करा कि एक मैनेजर में ये क्वालिटी चाहिए। जैसे कि एक सेल्स मैनेजर है, सेल्स का, उसकी क्वालिटी ये होना चाहिए भैया उसने सेल्स में, मार्केटिंग में क्या करा हो? एमबीए करा हो, उसको मार्केटिंग में 5 साल का एक्सपीरियंस हो, राइट। और हमारी फील्ड से ही रिलेटेड उसको एक्सपीरियंस हो, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है, राइट। ये हमने डिसाइड कहाँ करा? ऑर्गेनाइजिंग में, कि इस तरीके का मैनेजर होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर की ये क्वालिटी होना चाहिए, हमने ये डिसाइड करा, राइट। अब हम स्टाफिंग में वो जो पोस्ट डिसाइड कर रखी हमने कि मैनेजर चाहिए, तो अब वो मैनेजर हम अब ढूंढेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टाफिंग। उस मैनेजर की पोस्ट पर एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान को वहां पर बिठाना और उसका काम समझाना, स्टाफिंग में। समझ में आ रही बात? ऑर्गेनाइजिंग में हमने डिसाइड करा था कि एक पोस्ट होगी, उस पोस्ट को फिल करना, भरना, वहां पर एक ह्यूमन बीइंग को लाना, क्या होगा? स्टाफिंग, ठीक। चलिए देखते हैं। आफ्टर प्लानिंग एंड सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब प्लानिंग करने के बाद में और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के बाद, द नेक्स्ट फेज ऑफ मैनेजमेंट, जो नेक्स्ट लेवल होगा मैनेजमेंट का, प्रोसेस इज टू फिल द वेरियस पोस्ट प्रोवाइडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जो जगहें बनाई थी हमने, पोस्ट, उसको क्या करना? फिल करना। फिल करना मतलब भरना। क्लियर है? दिस इज नोन एज मैनेजमेंट ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। इसको हम मैनेजमेंट का कौन सा काम बोलेंगे? स्टाफिंग का कार्य बोलेंगे, ठीक है। स्टाफिंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एंड डेवलपिंग द रिक्वायर्ड पर्सनल टू फिल द वेरियस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग को हम एक ऐसी प्रोसेस के नाम से डिफाइन कर सकते हैं जो क्या करती है? हायर करती है। हायर करना मतलब लोगों को लेना, जॉब देना मतलब हायर करना, है ना। किराए पर लेना, एक तरह से हायर करना, है ना। जैसे हमको कहीं घूमने जाना है तो हम क्या करेंगे? किराए पर एक 4 व्हीलर लेंगे, तो मतलब हम 4 व्हीलर को क्या करेंगे? हायर करेंगे, ठीक। एक ड्राइवर को हायर करेंगे, है ना। हायरिंग एंड डेवलपिंग मतलब यदि वो व्यक्ति जिसको हमने लिया है वो हमारे लायक है तो सही, पर पूरी तरीके से नहीं है, तो उसको वो चीजें सिखाना। जैसे मैं किसी को अपने अकाउंटेंट की जॉब देता हूं, तो मेरे यहाँ पोस्ट अकाउंटेंट की जॉब हो गई। उसकी क्वालिटी क्या हो गई कि भैया उसको अकाउंट में एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। वो क्या होना चाहिए? एमकॉम तो होना ही चाहिए, कम से कम अकाउंट से ही होना चाहिए, एमकॉम होना चाहिए। अब क्या हुआ कि बीच में मैंने रख भी लिया, अंकित को मैंने अकाउंटेंट रख लिया। अब बीच में क्या हुआ? जीएसटी नया आ गया,
जो कि बेचारे ना तो पढ़ा था ना मैंने पढ़ा था, मेरे को भी नहीं मालूम। तो मैं उसको क्या करूंगा, उसको जीएसटी की अकाउंटिंग करने के लिए कहीं ना कहीं भेजूंगा सीखने के लिए। तो उसको मैं क्या करूंगा, डेवलप करूंगा। समझ में आई बात? डेवलप कि भाई उसको अपने अकॉर्डिंग तैयार करना। भाई क्वालिफिकेशन तो था, पर जो चीजें बदली हैं या हमारे बिजनेस में कुछ अलग है जो कि उसके एक्सपीरियंस से अलग है, तो उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगी, डेवलप करना पड़ेगा। राइट? तो स्टाफिंग में क्या आ गया, उसको लेना और उसको डेवलप करना। ठीक। द रिक्वायर्ड पर्सनल मतलब एक व्यक्ति जिसको हमको ये सब उसमें करनी है, टू फिल द वेरियस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इट इंप्लाइज प्लेसिंग राइट, ये जो स्टाफिंग का मतलब है, प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब, मतलब सही काम के लिए सही व्यक्ति को लाना, प्लेस करना, रखना। बात समझ में आ रही है? क्या है स्टाफिंग का? राइट पर्सन, राइट प्लेस, राइट जॉब। ठीक। This function of management is concerned with the determining the manpower required. Manpower का मतलब यहां पर क्या होगा? Manpower का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, लेबर, एम्प्लॉय, ह्यूमन रिसोर्सेस। मैन पावर का मतलब क्या हुआ कि आपकी फैक्ट्री, आपके बिजनेस में काम करने वाले व्यक्ति, जो कि लेबर या एम्प्लॉइज, ऑफिसर, जिसको भी आप बोलो, तो उनको एक ही वर्ड में क्या बोल दिया, मैन पावर। राइट? तो ये फंक्शन है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का ये फंक्शन किससे रिलेटेड है भाई? डिटरमाइनिंग करना मतलब निकालना, बता, निर्धारित करना कि भाई हमको कितने मैन पावर की जरूरत है, मतलब हमें कितने लेबर एम्प्लॉय की जरूरत है और कहां जरूरत है। पहला काम तो क्या हो गया, ये पता करना कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की आवश्यकता है, हमें किस पोस्ट पर किस तरह के व्यक्ति की आवश्यकता है, ये क्या करना, पहले निकालना, निर्धारित करना, डिटरमाइनिंग। फिर उनको क्या करना, सिलेक्ट करना। भाई पहले तो पता करना कि भाई हमको 4 हम्माल लोगों की जरूरत है, जो कच्चे माल को उठा के लाके यहाँ रखेंगे। ठीक। फिर उस कच्चे माल को चेक करने वाला व्यक्ति, एक थोड़ा सा टेक्नीशियन पर्सन की जरूरत है, जो ये पता लगा ले कि हाँ भाई कच्चा माल भी रेडी है फाइनल गुड्स के लिए। हो सकता है ना ऐसा? जैसे सोयाबीन ऑयल फैक्ट्री, ऑयल फैक्ट्री, सोयाबीन कुकिंग ऑयल, उसमें आप जाके देखोगे तो वो लोग क्या करते हैं, स्टॉक कर लेते हैं सोयाबीन खरीद के या मूंगफली खरीद के। तो उसको चेक किया जाता है, जब वो फाइनली ऑयल बनने के लिए आता है ना, तो उसको चेक किया जाता है कि भाई ये अभी फाइनल, मतलब उसमें उतनी नमी, बोलते हैं ना कि उतनी नमी है कि ज्यादा नमी है, वो एक टेस्ट करेगा ना, तो एक टेक्नीशियन की जरूरत है। ठीक। तो टेक्नीशियन के आगे बाद में उस मशीन को चलाने वाला कोई ऑपरेटर की जरूरत है, फिर उन सबका एक टीम लीडर की जरूरत है। तो हम ये पहले क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने टाइप के अलग अलग और कितनी संख्या में, है ना, मेन पावर मतलब ह्यूमन बीइंग की जरूरत है। बात समझ में आ रही? मानव की जरूरत है। फिर उनको हम सिलेक्ट करेंगे, जॉब देंगे उनको कि भाई ऐसा तो नहीं कि किसी को भी दे देंगे। भाई टेक्नीशियन को हम चेक करेंगे ना कि हमारा काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, सिलेक्ट करेंगे। फिर उनको प्लेसमेंट करेंगे, मतलब उनको वो जगह देंगे कि भैया ये तुम्हारी जगह है। फिर जरूरत पड़ी तो उसको हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे कि भैया ऐसे करना है। ठीक है, तुम पुरानी फैक्ट्री में ऐसे करते थे, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। ठीक। ट्रेनिंग देने के बाद में कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब हिंदी में तो क्षतिपूर्ति बोलते हैं, हाँ। तो यहां पर कंपनसेशन का मतलब होगा सैलरी या वेजेस। वो भाई काम क्यों करेगा, तो उसके साथ में क्या करना, बार्गेनिंग करना। बिल्कुल, आप जब नौकरी करने जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कितनी सैलरी चाहिए, तो आप बोलोगे 20,000, तो बोलेंगे नहीं नहीं यार 15,000 दे पाएंगे। फिर आप बोलोगे नहीं ठीक है चलो 18 का लगा लो यार रेडी। बिल्कुल यही होता है। इसको क्या बोलेंगे, कंपनसेशन। भाई कितना कंपनसेशन देना ये भी निर्धारित करना किसका काम है, मैनेजमेंट का काम है। राइट? और ये सब करने के लिए
ये सब करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट ही बना दिया जाता है, एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन सोर्स रिसोर्स डिपार्टमेंट, और उसका मैनेजर और वो चीज अलग ही हो जाती है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि मैनेजमेंट के काम में एक अलग ही मैनेजमेंट और बना दिया कि तुम्हारा आपका काम तो बिल्कुल एचआर का ही अलग हो गया। मानव संसाधन विभाग, एचआर डिपार्टमेंट, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पर, उसके साइज पर। यदि बहुत बड़ा है तो अलग से डिपार्टमेंट ही बनाना पड़ेगा, पर छोटा है तो वहां पर ही एक ही मैनेजर ही वो सारा काम कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो आपके सिलेबस में था एचआर डिपार्टमेंट और मैनेजमेंट का मतलब संबंध, वो इस साल हट चुका है। ठीक, सिर्फ बताने के लिए, आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया कि ये सारा काम एक अलग ही डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाता है, एचआर डिपार्टमेंट। ठीक है, मतलब बाकी सारे मैनेजमेंट के काम अलग और एचआर का काम बिल्कुल अलग कर दिया, छाट दिया, अलग ही कर दिया उसको। ठीक है तो मैनेजमेंट का ही हिस्सा। चलिए देखते हैं। इट हेल्प इन फिलिंग मतलब भरना, है ना, वो जगह खाली जो हुई है उसको भर के रखना, भरना। एंड कीपिंग फाइल्ड मतलब कि भरे रखना। अरे यार, नौकरी छोड़ के जाते हैं कि नहीं लोग यार, 1 साल हुआ अब नौकरी छोड़ के जा रहा है, तो जैसे ही वो नौकरी छोड़ के जा रहा है तो 1 महीने का नोटिस देता है एम्प्लॉय कि सर मैं अगले महीने से मैं अब जॉब पे नहीं आऊंगा। तो हमको मालूम पड़ जाएगा एचआर डिपार्टमेंट को कि भैया ये पोस्ट खाली होनी है, तो उस जगह को भरे रखना, खाली तो नहीं रख सकते ना। अरे सोचो जरा, टेक्नीशियन एक ही है आपके पास और वो नौकरी नौकरी छोड़ के चला गया, आपका पूरा प्रोडक्शन रुक गया। लेबर तो, हमाल तो वो बोरा सोयाबीन का लाके पटक देगा, पर जब तक उसको टेक्नीशियन चेक नहीं करेगा वो आगे बढ़ेगा क्या? तो उस जगह को भर के रखना भी सबसे महत्वपूर्ण हो गया ना। तो सिर्फ एक बार सिलेक्शन करने से मतलब नहीं है कि एक बार आपने शर्मा जी को टेक्नीशियन बना दिया और आपका स्टाफिंग का काम हो गया। अरे शर्मा जी अभी 4 महीने बाद छोड़ के चले जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो इसलिए स्टाफिंग कंटिन्यू प्रोसेस हो गई, हाँ या ना हुई? हो गई ना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई छोड़ के जाता रहेगा और आपको उसकी फीलिंग करते रहना पड़ेगी। तो ये जो प्रोसेस हो गई कंटिन्यू हो गई। क्लियर? fill the position in the organization structure. It goes on as a continue process. ये इस वजह से क्या हो जाती है, कंटिन्यू प्रोसेस हो जाती है। बिकॉज ऑफ न्यू जॉब आर क्रिएटेड एवरी टाइम, नए जॉब भी क्रिएट होगी। कैसे हो सकता है कि आपने नई ब्रांच खोली तो वहां पर नई जॉब आ गई, हाँ या ना? आपने कोई नया प्रोडक्शन करना चालू करा नए प्रोडक्ट का, तो और लोगों की जरूरत पड़ी, है ना? एज एम्प्लॉय में लीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मतलब कि क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा सकते हैं। एंड ऑन एंड ऑल्सो, ऑफ एंड ऑन का मतलब आते जाते रहना, है ना? एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ ग्रोथ, साइज बढ़ा बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का, तो नए लोगों की जरूरत पड़ेगी। एंड डाइवर्सिफिकेशन, मैंने कल बताया था डाइवर्सिफिकेशन का मतलब फैलाव, ब्रांच बढ़ा देना, नए प्रोडक्ट में उतर जाना। एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, आफ्टर डिसाइडिंग व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, इट हैज टू बी डिसाइड बाय whom इज डन। देखो बेटा, व्हाट इज टू बी डन इज प्लानिंग। ये जो व्हाट इज टू बी डन क्या है, क्या करना है, प्लानिंग है ना? प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं क्या करना है। हाउ इज टू बी डन, ऑर्गेनाइजिंग, कैसे किया जाए। अब स्टाफिंग में हम डिसाइड करते हैं बाय whom इज टू बी डन, ये कैसे किया, कौन करेगा, किसके द्वारा किया जाए। तो किसके द्वारा किया जाए, स्टाफिंग का मैटर है। क्लियर? मैंने आपको इस पैराग्राफ को समझाने में इसलिए इतनी ताकत लगाई क्योंकि इस पैराग्राफ में इस पूरे टॉपिक, ये जो मीनिंग था, यही स्टाफिंग है। बाकी तो फिर चीजें बहुत आसान हो जाएगी। वो पूछ लेगा आपसे स्टाफिंग क्या है, तो आपको पहला पैराग्राफ ही लिखना है। आपको इतना थोड़ी लिखना है, इतना नहीं लिखना है आपको, पर
क्या है कि जब रिवीजन करने बैठे तो इसको पूरा रीड कर लेना, ताकि आपको वो मेरी बातें दिमाग में याद आ जाएगी, चैप्टर समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने इतना कुछ दिया है। और ये डेफिनेशन की प्रोसेस जो अंडरलाइन कर रखी है ना, इतना लिख देना। और आखिरी में चाहो तो ये आफ्टर डिसाइडिंग, ये पंच लाइन है बेटा, ये लिखोगे ना ऐसे इन्वर्टेड करके अलग से, तो एग्जामिनर को अलग से दिखेगा और उसको अच्छा दिखेगा, राइट। अब आता है भाई इंपॉर्टेंस या नीड ऑफ स्टॉपिंग। भाई इसका क्या महत्व है ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में? अरे बहुत ज्यादा महत्व है भाई। तुमने डिसाइड कर लिया ये करना है, ऐसे करना है, ऑर्गेनाइजिंग भी डिसाइड कर लिया, पर भाई वो मशीन चलेगी तो इंसान ही चलाएगा ना। यदि उसमें जान ही नहीं फूकोगे, मतलब स्ट्रक्चर एक बॉडी हो गई, अब उसमें क्या चाहिए, आत्मा की जरूरत है। जब तक उस बॉडी में आत्मा नहीं होगी वो बॉडी वर्क करेगी क्या? तो बिजनेस में ह्यूमन बीइंग क्या है, आत्मा है। जब तक उस बिजनेस में वो आत्मा नहीं आएगी वो बिजनेस जिंदा तो नहीं होगा। क्लियर? देखते हैं। ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब सही व्यक्ति, कैपेबल व्यक्ति को प्राप्त करना। ऑब्टेनिंग मतलब प्राप्त करना। अब प्राप्त करना का मतलब ऐसा तो नहीं है, यहाँ पर ऑब्टेनिंग का मतलब है कि सही व्यक्ति को ढूंढना। कॉम्पिटेंट पर्सन का मतलब क्या हुआ, कैपेबल, राइट। तो सही व्यक्ति को सही जगह रखने के लिए हमें स्टाफिंग की जरूरत है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, हायर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए फिर से वही बात कही है, बाय प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब। सही व्यक्ति आपके बिजनेस में सही जगह पर सही व्यक्ति होगा, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा, राइट। कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। बिजनेस को बने रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए और ग्रोथ के लिए उसको क्या चाहिए, सही व्यक्ति चाहिए। बात को समझो। प्लानिंग बहुत परफेक्ट है पर व्यक्ति ही गलत। प्लानिंग हमने बहुत बढ़िया करी, हम ऐसे ऐसे ऑफर लाएंगे, वैसा वैसा करेंगे। अभी मैं आप लोगों को कब से बोल रहा हूं कि हम लोग टेली भी चालू करेंगे, टेली सिखाना भी चालू करेंगे। मैं पिछले 2 साल से यही कर रहा हूं। मैं चालू क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को वो टीचर, टेली का वो सही टीचर नहीं मिल रहा है। वो टेली का सही टीचर यदि मुझे मिल जाए जो उस लायक है, जो मैं चाहता हूं कि बच्चे को ये नॉलेज देना ही है, दूसरे बेवकूफ बना रहे वैसा नहीं चाहिए मुझे। मुझे तो चाहिए कि मेरे बच्चे में इतना कैपेबिलिटी आ जाए कि वो जब यहाँ से टेली का कोर्स करके निकले तो बोले लाओ भैया जॉब कहाँ है, मैं करूंगा। नहीं तो आपको मैं बता दूं, टेली करने के बाद भी आप अपने फ्रेंड जिन्होंने टेली कर रखा है ना, उनसे बोलना कि मेरे यहाँ एक जॉब है अकाउंटेंट की, तूने टेली कर रखा है ना बेटा, चल आ जा। वो मना कर देगा। वो मना कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है उसको 3 महीने बेवकूफ बनाया गया है, उसको नहीं आता। मैं चाहता हूं कि मेरे पास में एक स्टूडेंट ऐसा हो, भाई स्टूडेंट में वो कैपेबिलिटी हो, तो वो कैपेबिलिटी लाने के लिए मुझे, मेरे पास में जो टीचर होगा वो भी तो उस लायक होना चाहिए। अब वो है ही नहीं, है ही नहीं है तो मैं वो चालू ही नहीं कर पा रहा हूं। यदि चालू कर लिया मैंने और किसी भी एंडे वेंडे को रख लिया मैंने, तो क्या मैं ग्रोथ कर पाऊंगा? नहीं ना। स्टाफिंग जरूरी है और उसमें सही व्यक्ति सही जगह बहुत जरूरी है। ठीक है, ग्रोथ के लिए भी, टिके रहने के लिए भी और ग्रोथ के लिए भी। आगे आ जाओ। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। एचआर मतलब ह्यूमन बीइंग है ना, मानव को क्या करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। मैक्सिमम नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूं। मैक्सिमम का मतलब होता है निचोड़ लेना, तो मानव को अपन निचोड़ तो नहीं सकते कि 5,000 दूंगा 24 घंटे काम करना है, ऐसा तो कर नहीं सकते अपन। तो ऑप्टिमम का मतलब होता है सही तरीके से मैक्सिमम। ठीक, तो ह्यूमन रिसोर्सेज को यदि सही तरीके से आपको यूज करना है तो आपको स्टाफिंग सही तरीके से करनी होगी। ठीक, इट हेल्प इन अवॉइडिंग ओवर मैपिंग। एक के ऊपर एक काम कर देना है ना, डबल काम कर देना। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, मैन पावर का अंडर यूटिलाइजेशन,
मतलब उसको कम यूज करना, ठीक। एंड हायर लेबर कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी यदि आपने सही ढंग से स्टाफिंग नहीं करी है। मतलब मैं तो सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, देखो स्टाफिंग का सिंपल सा मतलब है राइट जॉब पर राइट पर्सन, यदि है तो सब कुछ सही है, स्टाफिंग हो गई, वो ही नहीं कर पाए मतलब सब कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये तो आप सभी में जोड़ देना बेटा है ना, कोई सा भी पॉइंट है उसमें आप जोड़ देना, ये तो सब में ही आता है। अब आते हैं हम स्टाफिंग प्रोसेस, भाई कैसे की जाए, आखिर स्टाफिंग की प्रोसेस क्या है। तो आ जाओ, सबसे पहले हम करेंगे एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, समझा चुका हूं मैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि भाई कितने लोगों की और कहां पर किस टाइप के लोगों की हमको जरूरत है और कितने, तभी तो जाके आप उनको मार्केट में ढूंढोगे। नहीं तो मार्केट में जाके ढूंढोगे अच्छा तू क्या कर सकता है, बोले मैं मशीन चला सकता हूँ याली, अच्छा क्यों अपने यहाँ जरूरत है क्या, नहीं, अच्छा चल तेरी जरूरत नहीं, जा, तो ऐसे करेंगे क्या देखना पड़ेगा ना कि हमको कितने लोग और कितनी किस पोस्ट के लिए चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले एक अनुमान लगाना, इसका कैलकुलेशन करना, इसको आप रीड करोगे बेटा बहुत आसान है ना, इसको रीड करके देखना बहुत आसान है, आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आ गया रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती, हिंदी में क्या बोलते हैं भर्ती, इनविटेशन है ये। पहले तो हमने क्या करा, पहले वाले उसमें पता लगाया कि कितने लोगों की जरूरत है, किस तरीके के लोगों की जरूरत है। अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे जिस टाइप के लोग, जिस क्वालिटी, जिस कैपेसिटी के लोगों की हमको जरूरत है, वो लोग हमारे पास आके खुद हमको बोले कि भैया नौकरी दे दो हमको, मतलब हम नहीं जाएंगे मार्केट, लोग हमें आके बोले कि हमको जॉब करनी है, मतलब उनको क्या करना, तैयार करना, उनके दिमाग में लोगों के, यदि मार्केट में ऐसे लोग हैं जो हमारे लायक हैं तो उनके दिमाग में ये पैदा करना कि भैया मुझे इस कंपनी में जाकर फलाना जॉब करनी है, हम उसके पास नहीं जा रहे, बात को समझो, वो हमारे पास आए, ऐसा कुछ करना रिक्रूटमेंट। भाई ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, मार्केट में ये इंफॉर्मेशन डालनी होगी कि आपके यहाँ इस टाइप के पर्सन की जरूरत है, तो जो व्यक्ति होगा वो व्यक्ति आपके पास में आके क्या करेगा, अप्लाई करेगा, इसी को क्या बोलते हैं रिक्रूटमेंट। क्या करना, उसको स्टिमुलेटिंग करना, मतलब उसको उत्तेजित करना कि भैया तू हमारे यहाँ और हमसे जॉब मांग समझ में आ रही बात, ठीक। चलिए देखते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव, है ना, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज, प्रोस्पेक्टिव मतलब होने वाला हो एम्प्लॉय, है ना, भविष्य का सही व्यक्ति, ठीक। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग मतलब उत्तेजित करना, मतलब उसके दिमाग में सेल्फ थॉट क्रिएट करना कि उसको मन से आए कि यार मुझे फलाना कंपनी में जाके क्या करना है, ये वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक। देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। The objective of recruitment is to create a pool of prospective candidate from which the best candidate can be selected। मतलब हम एक तरह से एक पूल बना रहे हैं, जो जितने भी प्रोस्पेक्टिव मतलब जो हो सकते हैं हमारे कैंडिडेट, उसमें से बेस्ट को निकालने के लिए हम एक पूल बना रहे हैं, राइट। अच्छा, सबसे बड़ी बात इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो प्रोसेसिंग है ना, स्टाफ की प्रोसेसिंग, स्टाफिंग की, ये जितने भी पॉइंट है यही हमारा चैप्टर है। हम डिटेल में रिक्रूटमेंट को पढ़ेंगे, हाँ बेटे, हाँ, जैसे रिक्रूटमेंट एक पॉइंट है तो इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि भाई रिक्रूटमेंट कैसे होता है, फिर सिलेक्शन है तो भाई सिलेक्शन कैसे होता है, यही हमारा चैप्टर है। समझ में आ रही बात, हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। There are many source of recruitment such as advertisement, अब एडवर्टीजमेंट करके बताओ लोगों को,
कैजुअल कॉलर क्या होता है सब अभी मालूम पड़ जाएगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर का मतलब होता है, ये हालांकि रिक्रूटमेंट वाले टॉपिक में पढ़ते हैं अपन, पर अभी बता देता हूं। आप नॉर्मली देखोगे इंदौर में यदि रहोगे, जो लोग अपनी कॉलेज कंप्लीट कर लेते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपना एक रिज्यूमे, मतलब एक इंट्रोडक्शन वाला कागज, रिज्यूमे बोलते हैं, वो बना के कंपनी कंपनी भटकते हैं और वहां पर देते हैं कि भैया मैंने ये फलाना काम कर रखा है, मुझे ये काम आता है, आप क्या जाओगे तो मुझे दे दो। तो इसको क्या बोलते हैं, कैजुअल कॉलर। समझ में आ रही बात। जैसे आपने मान लो एमकॉम कर लिया, अच्छे से अकाउंटिंग आती है, तो अब आपको एक कंपनी में जॉब चाहिए, तो आप क्या करोगे, कंपनी वाले एरिया में जाओगे, जहां जहां जगह जगह कंपनी में जा जाके वो अपना रिज्यूम देते जाओगे, और जहां पर भी जरूरत होगी वो आपको कॉल कर लेंगे। ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जैसे कि कैंपस वगैरह, ये सब अभी अपन टॉपिक में देखेंगे। ठीक है। While internal source can be used, economical external source can be hiring in fresh talent and wider choice। सर क्या है, जब हम रिक्रूटमेंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना डिटेल में, ये एक एक लाइन समझ में आ जाएगी। ठीक है। आगे सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होगा, सिलेक्शन में होगा कि जिन लोगों ने आपको अप्लाई करा है, भाई 10 पोस्ट है पर हो सकता है आपके पास में 100 आवेदन आए हो, एप्लीकेशन आए हो, तो उन 100 में से 10 को सिलेक्ट करना। ठीक, सिलेक्शन। फोर्थ, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, मतलब उसको सिलेक्ट करने के बाद उसको उसकी जगह बताना, उसकी पोस्ट बताना, और प्लेसमेंट करना, मतलब उसको उसकी जॉब बताना। और ओरिएंटेशन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो जो लोग उसके व्यवहार में आएंगे, कि भाई ये तुम्हारे शर्मा जी ये जो है मैनेजर हैं, ठीक, तुम असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे हो, और तुम्हारे जूनियर ये 4 लोग हैं, तिवारी जी, पाटीदार जी। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही बात। उसको क्या करवाना, मुलाकात करवाना लोगों के, वहां से व्यवहार करवाना। ठीक, ओरिएंटेशन। क्लियर। फिफ्थ, जरूरत पड़ती है तो उसको ट्रेनिंग देना और डेवलपमेंट। ठीक। इसके बाद में आता है परफॉर्मेंस एप्रिशियल, मतलब हर साल हम बोलते हैं ना हमारी सैलरी बढ़ेगी, प्राइवेट जॉब में कि 10% सैलरी बढ़ी, मतलब साल भर जब काम हो जाए तो उसके परफॉर्मेंस को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि भैया साल भर तुमने काम कैसे करा, और फिर उसके हिसाब से उसको अप्रिशिएट करना, मतलब कि उसमें सैलरी में वृद्धि करना। समझ में आ रही बात। या उसकी जॉब में पोस्ट को हायर करना, जैसा भी अप्रिशिएट मतलब उसको बढ़ाव करना। राइट। प्रमोशन एंड करियर, उसके प्रमोशन का भी ध्यान रखना, उसके करियर का भी ध्यान रखना। फिर आता है कंपनसेशन। तो कंपनसेशन हम अभी बात कर चुके हैं, सैलरी वगैरह। आप देखो आज तो आप ये सभी पॉइंट पढ़ के देख लेना, ठीक है। बाकी तो ये सारे पॉइंट कहाँ कम हो जाएंगे, आगे आगे जो भी टॉपिक आ रहे हैं उन सब में ये कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक। आईएमपी क्वेश्चन है बेटे, है ना, इंपॉर्टेंस भी और प्रोसेस भी। अब बात ये सर कि 5 नंबर या 4 नंबर में इतनी बड़ी प्रोसेस तो लिखेंगे नहीं, तो वो आपसे 4 चीजें पूछ सकता है कि भाई ये 4 चीजों को समझाइए। किसको, सिलेक्शन को, रिक्रूटमेंट को, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को। राइट। चलिए तो अब हम आते हैं मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट, तो फिर से वही बात आ गई है ना कि रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, लोगों को उनके दिमाग में ये बात डालना कि भैया वो हमारे यहाँ के क्या करें, अप्लाई करें। ठीक है, उनको आकर्षित करना। राइट, है ना, कि वो हमारे यहाँ के क्या करें, जॉब के लिए अप्लाई करें। ठीक। तो इसमें इन्वॉल्व क्या क्या है, इसमें इन्वॉल्व है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई। मतलब सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको जो ह्यूमन बीइंग चाहिए, लेबर एम्प्लॉइज, वो कहाँ से चाहिए, तो उसका पहले सोर्स डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे आगे
दो सोर्स है, इंटरनल और एक्सटर्नल, आगे देखेंगे उसको डिटेल। दूसरा, असेसिंग देयर वैलिडिटी, मतलब मोबाइल की वैलिडिटी होती है ना, वो नहीं। वैलिडिटी का मतलब वो व्यक्ति को उसकी क्वालिटीज को समझना है ना, वो उसको गलत और सही, मतलब जैसे कि रिसोर्सेज डिसाइड करने के बाद में हम देखते हैं कि भैया इसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए ना, बैकग्राउंड चेकिंग, हालांकि वो दूसरी जगह होता है। वैलिडिटी का मतलब यहाँ पर उसकी जिस सोर्स से हम चाहते हैं, क्या उस सोर्स में वो व्यक्ति मिल जाएगा जो जिसकी जरूरत है हमें, राइट। वैलिडिटी, चूजिंग द मोस्ट सुटेबल सोर्स, मतलब पहले तो हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे, सोर्स की पहचान करेंगे कि कितने सोर्स अवेलेबल है। फिर क्या उस सोर्स में, दूसरा जो पॉइंट है, उस सोर्स में हमें वो व्यक्ति मिल सकता है, ठीक। फिर तीसरे पॉइंट में हम डिसाइड करते हैं कि भैया हाँ, इसमें से बेस्ट सोर्स कौन सा है, ठीक। चौथा पॉइंट है इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट, और फिर क्या करना, जब ये डिसाइड कर लेना कि भैया फलाना सोर्स से हम को क्या चाहिए, एम्प्लॉइज चाहिए, तो उनको फिर क्या करना, आकर्षित करना कि वो हमें अप्लाई करें, इनवाइट करना उन्हें, किस चीज के लिए, एप्लीकेशन देने के लिए इनवाइट करना कि आओ हमारे यहाँ क्या करो, अप्लाई करो, ठीक। द प्रोस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट इज रिगार्डेड एज अ पॉजिटिव प्रोसेस। हाँ, ये अंडरलाइन करा है ना मैंने पॉजिटिव को, एमसीक्यूज बनता है बेटा। क्या रिक्रूटमेंट कैसी है, पॉजिटिव प्रोसेस है, मतलब बुलाना, मतलब पॉजिटिव। दूसरा आएगा सिलेक्शन, सिलेक्शन क्या है, नेगेटिव प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि उसमें हम छटनी करते हैं, हटाते हैं। भी 100 लोगों ने अप्लाई करा है तो हमको चाहिए 10, तो हम 90 लोगों को हटाते हैं, तो वो क्या है, नेगेटिव प्रोसेस है। तो इस तरीके से ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, देखो बात सर क्या है कि सर क्या आईएमपी क्या है, देखो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट, और इस चैप्टर में से आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 एमसीक्यूज। भाई 4 नंबर के एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, हाँ या ना, तो इस चैप्टर को समझना पड़ेगा, तभी जाके हम उसमें से वो 4 नंबर उठा पाएंगे, ठीक। दूसरी चीज, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, हालांकि हर एक टॉपिक बहुत बड़े, 5 नंबर से ज्यादा के, तो वो उनमें से कुछ भी पूछ सकता है, समझ में आ रही बात। जैसे कि वो पूछ सकता है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो आप दो दो लिखोगे, इंटरनल और एक्सटर्नल, थोड़ा थोड़ा दोनों का। सिर्फ पूछ सकता है एक्सप्लेन द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, बात समझ में आ रही है, एक्सप्लेन द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो फिर उनको आपको उतना डिटेल में लिखना पड़ेगा, कहने की मतलब यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ना और याद भी करना पड़ेगा इन चीजों को, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है यहाँ से। और मैंने वही चीज ली है बेटा जो आईएमपी मैटर है, इसमें यदि कोई फालतू की चीज थी वो मैंने नोट्स में ली ही नहीं है, इसलिए आप इसको छटनी मत कर देना, ये पहले ही छटा हुआ है, तुम इसकी छटनी कर दोगे तो कुछ नहीं बचेगा, है ना, चटनी भी नहीं बचेगी छटनी के बाद। चलिए, तो कौन से सोर्स है, 2, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही, बाहर से नहीं, हमारे संस्था, हमारे कंपनी के अंदर से ही। जैसे मान लो अकाउंट हेड का पोस्ट खाली हुई है, अकाउंट हेड की पोस्ट खाली हुई है, तो अकाउंट असिस्टेंट जो था, हमको मालूम है यार 4 साल से ये काम कर रहा है अपने यहाँ, तो लगभग ये अकाउंट हेड का काम संभाल सकता है, तो हम उसको क्या कर देंगे, प्रमोशन कर देंगे। पर अकाउंट हेड की जैसे रिक्वायरमेंट है कि भाई बंदे को क्या होना चाहिए, कम से कम एमकॉम तो होना चाहिए, राइट। और असिस्टेंट अकाउंट क्या था, केवल बीकॉम, तो उसका हम प्रमोशन नहीं करेंगे, समझ में आ रही बात। या तो फिर उसमें हमारी पॉलिसी जो होगी बिजनेस की, कि भाई बिजनेस की पॉलिसी होगी
कि हम प्रमोशन तभी करेंगे एक व्यक्ति का जब उसका कम से कम 10 साल का क्या हो चुका हो उस पोस्ट पर एक्सपीरियंस, राइट। तो हम पहले तो ये चेक करेंगे कि क्या इट इज पॉसिबल कि हम लोग इंटरनल सोर्स से ही उस गैप को फिल कर सकें। बात समझ में आ रही है? तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या है, प्रमोशन करना। ठीक है, प्रमोशन का मतलब क्या होगा, हायर सैलरी पर हायर पोस्ट पर रखना। ठीक है, पोस्ट बदल देना। ठीक। दूसरा ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब होता कि सेम पोस्ट पर, पोस्ट सेम है ना, उसी पोस्ट पर एक को बदल देना। मतलब पोस्ट जैसे कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर सेम पोस्ट पर लेके आना। जैसे मान लो कोई बैंक है, बैंक में कोई शहर है, मान लो कि आगरा। ठीक, आगरा में कैशियर की जगह खाली है। ठीक, और लखनऊ में कैशियर जहां 3 थे, 3 की जरूरत है, वहां कितने हैं, 4 है। तो हम वहां से एक ज्यादा कैशियर है ना, उसको उठा के कहां भेज देंगे, आगरा वाली ब्रांच में। तो ये क्या हो गया, ट्रांसफर, जिसमें कोई सैलरी नहीं बढ़ेगी ना पोस्ट बढ़ेगी, सिर्फ आपका जगह बदली है, बाकी आपकी पोस्ट वही है। क्लियर? मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स, मतलब कि मेरिट्स मतलब महत्व, इसके फायदे क्या हैं, इंपॉर्टेंस, राइट। भाई फायदा यह है कि एम्प्लॉय का मोटिवेशन मिलेगा, एम्प्लॉय को मोटिवेशन बढ़ेगा। क्या कि भैया इस कंपनी में असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट पर मैं 5 साल काम करूंगा, तो मुझे जब भी अकाउंट हेड की पोस्ट खाली होगी तो पहले मुझे रखा जाएगा, हाँ या ना। तो इससे उसका मोटिवेशन बना रहेगा, और मोटिवेशन बने रहने से बहुत फायदा है बिजनेस को। क्या फायदा है भाई, सिंपल सी बात है, वो उसकी इफिशियंसी लेवल बढ़ावा मिलेगा आपको। ठीक, कॉस्ट लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर का मतलब लेबर जो छोड़ के जाते आते जाते रहते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, लेबर टर्नओवर। एक कंपनी में एक पोस्ट पे एक व्यक्ति आता है जाता है, आता है जाता है, इसको क्या बोलेंगे, लेबर टर्नओवर। तो लेबर टर्नओवर क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसको मालूम है कि 5 साल बाद मेरा प्रमोशन पक्का है, हाँ या ना, हाँ या ना, समझ में आ रही बात। तो आपका लेबर टर्नओवर क्या हो जाएगा, कम होगा। और बेटा हर एक बिजनेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है स्टाफिंग का, कि उसको अपने लेबर टर्नओवर को कम से कम रखना है। क्यों, क्योंकि लेबर टर्नओवर कम होगा मतलब एक व्यक्ति आपकी एक पोस्ट पर कई समय तक बैठे रहेगा, मतलब वो उस काम में क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, इफिशियंसी लेवल बढ़ेगा, और उसका फायदा आपका होगा। सही मायने में है ना, एक कंपनी को किसी एक एम्प्लॉय का बेनिफिट कम से कम 4, 5 या 6 महीने बाद ही मिलना चालू होता है। 4, 5, 6 महीने तक तो वो सिर्फ क्या करता है, बर्डन होता है, वो उतना अच्छे से काम नहीं करके देता जितना उसको जरूरत है कंपनी को। वो कंपनी पे क्या होता है, एक तरह से बर्डन होता है। कंपनी उसको 6 महीने इसलिए सैलरी देती है ताकि वो सीख जाए और अगले 5 साल तक उसको फायदा पहुंचाए। अब पता चले कि 6 महीने बाद सीखने के बाद में उसने जॉब छोड़ दी, फिर 6 महीने किसी और को पालना पड़ेगा, और ऐसे ही कंपनी करती रहेगी तो कंपनी ग्रोथ कब करेगी, समझ में आ रही बात। तो स्टाफिंग का सबसे बड़ा टारगेट एचआर मैनेजर के ऊपर यही रहता है कि टर्नओवर को कम रखे। आप जब नौकरी छोड़ के जाते हो ना बेटे, तो आपके सीनियर से पूछा जाता है ये क्यों गया, समझ में आ रही बात। तो इतना आसान नहीं होता। यदि आप मतलब ये अच्छी बात भी है हमारे लिए कि यदि हम में क्वालिटी है तो हम उस कंपनी में टिके रहेंगे, इवन वो हमें पकड़े रखेंगे, जाने मत दो, छोड़ना मत, समझ में आ रही बात। तो क्वालिटी बढ़ाओ अपने आप की। चलो, तो एम्प्लॉय का मोटिवेशन हायर रहेगा। ठीक, सिंपल प्रोसेस है, ज्यादा लफड़ा है ही नहीं। क्या करना है, अकाउंट हेड की पोस्ट खाली हुई, चलो असिस्टेंट मैनेजर के कितने 5 साल हो गए, ठीक है, प्रमोशन। ठीक, बात समझ में आई, सिंपल प्रोसेस है। फैसिलिटी ट्रेनिंग,
मतलब आपको उस व्यक्ति को कम ट्रेनिंग देना पड़ेगी ना, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में पहले से है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से समझता है, उसको कम ट्रेनिंग की जरूरत देनी पड़ेगी। बात समझ में आई? नो इंट्रोड्यूसिंग ट्रेनिंग, मतलब स्टार्टिंग की जो ट्रेनिंग है वो देने की जरूरत है ही नहीं। दो तरह की ट्रेनिंग है, एक इंट्रोड्यूसिंग ट्रेनिंग मतलब शुरुआती ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन हमने बोला था ना, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन अभी पढ़ा था, तो ओरिएंटेशन जरूरत नहीं है, उसको मालूम है किससे बातचीत करना है किससे नहीं करना है। ठीक, आगे आ जाओ। फिलिंग डेफिशिएंसी है ना, इससे क्या होगा, वो जगह की फिल ऑटोमेटिक भर जाएगी। डेफिशिएंसी मतलब आगरा वाली पोस्ट, आगरा पे एक जगह खाली थी और दूसरी जगह क्या था, अधिक की मतलब सरप्लस था, तो उस सरप्लस से हटा के अपन ने डेफिशिएंसी को फिल कर दी। क्लियर? इनएक्सपेंसिव मतलब खर्चीला नहीं, सस्ता है, इकोनॉमी के। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है भाई, सीधी सी बात है। उसका ट्रांसफर करना है, एक ऑर्डर बनाना है, 5 रुपए 1 रुपए के कागज पे सील साइन करनी है, चल जा भाई, है कि नहीं? प्रमोशन करना है, एक कागज पेन साइन करना है, बस खत्म। इनएक्सपेंसिव। लिमिटेशंस, आप लिमिटेशंस क्या है, इसमें कमियां क्या है? उसकी कमी आपको तब समझ में आएगी जब आप एक्सटर्नल सोर्स के मेरिट्स पढ़ोगे। समझ में आ रही बात? एक्सटर्नल के जब मेरिट्स समझेंगे और फिर हम जब कंपेयर करेंगे इंटरनल को, तब हमको इस इंटरनल की क्या समझ में आएगी, लिमिट्स। ठीक, तो ध्यान रखना, कल हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। अभी क्लास खत्म नहीं कर रहा हूं, अभी हम पढ़ रहे हैं। ये छूट रहा है मतलब हम अभी छोड़ रहे हैं क्योंकि हम इसको कंपेरेटिव स्टडी करेंगे। ठीक है, आगे आ गए। नेक्स्ट, एक्सटर्नल सोर्स, राइट। एक्सटर्नल सोर्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का, राइट। बाहर से मतलब क्या, बाहर से। ठीक, अब उसके तरीके क्या हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्रूटमेंट, एक सेकेंड ध्यान देना, ये एक्सटर्नल के नीचे जो लिखा है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ये नहीं है एक्चुअल में, ये क्या हो गए, सोर्स हो गए। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्या है, अभी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दिख रहा है ना, ये सोर्स है, एक्सटर्नल में भी और कहां से, है ना। तो इसको ये पूरा हटा दो, इंपॉर्टेंट और ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है ना अंडरलाइन, ये हटा दो, ये नहीं है। तो भाई कहां से एक्सटर्नल सोर्स में भी कहां से आप क्या कर सकते हो, रिक्रूटमेंट कर सकते हो। वो है फर्स्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आप क्या करते हो बेटा, अपनी ऑफिस के बाहर या अपनी फैक्ट्री के बाहर एक सिंपल सा नोटिस चिपका देते हो कि आपको इस तरह के पर्सन की जरूरत है, इतने लोगों की। बट ये डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट होता है बेटे, ये कहां होता है, ऐसी पोस्ट जो कि लोअर लेवल की होती है, जैसे कि लेबर लोग क्या करते हैं, जो फैक्ट्री वाले जो एरिया होते हैं ना, उनके बाहर घूमते रहते हैं, तो वहां पर नोटिस पे लिखा रहता है कि भैया 15 दिन के लिए 15 लोगों की लेबर की जरूरत है, राइट। वो लोग उसको पढ़ते हैं या उनको कोई पढ़ाता है राइट, और फिर उसके थ्रू उनको मालूम पड़ता है और वो अप्लाई करते हैं, राइट। किस टाइप की जॉब के लिए बेटा, लोअर लेवल के लिए, है ना, मिडिल नहीं, लोअर लेवल के जॉब के लिए अक्सर इस तरह की जॉब निकलती, ठीक है, लेबर कैटेगरी। ठीक, यहां पर लिखा देखो, कैजुअल एंड बदली वर्कर, दिख रहा है, कैजुअल एंड बदली वर्कर का मतलब होता है वो, ये हिंदी वर्ड बदली, जो बदलते रहते हैं। कैजुअल मतलब आज है कल नहीं है। ठीक, ऐसी पोस्ट कहां से भरते हैं, डायरेक्ट। फिर कैजुअल कॉलर, मैंने बता दिया। कैजुअल कॉलर मतलब जैसे अकाउंट की जॉब आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे, कंपनी भटकोगे और अपना रिज्यूम देते रहोगे। अब जब भी ये क्या करेंगे, अपने पास में वो रिज्यूम इकट्ठे रखते हैं, है ना, रिज्यूम इकट्ठे रखते हैं। अब वहां पर जैसे अकाउंटेंट की जॉब खाली हुई, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, जो उनके पास रिज्यूम रखे हुए हैं उनको कॉल करेंगे। अच्छा, आप आए थे 3 महीने पहले अकाउंट के लिए, हाँ सर आप आ सकते हो इंटरव्यू के लिए, हमारे पोस्ट खाली है। अब व्यक्ति को कहीं और नौकरी मिल चुकी होगी तो बोलेगा सॉरी, और नहीं तो बोलेगा सर कब आना है, राइट।
तो वो 4-5 लोगों को कॉल करेंगे, हो सकता है 10 लोगों को कॉल करें जिसमें से 4-5 लोग अभी फ्री हो, वो आ जाएंगे और उसमें से उसको फिल कर देंगे। समझ में ही बात? मैं रीड इसलिए नहीं करके बता रहा हूं क्योंकि ये आसान है ना, काम चीजें जो काम की बात पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, मीनिंग मैं बताते जा रहा हूं, आप इसको रीड करके देख लीजिएगा। एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, ठीक, न्यूज़पेपर वगैरह में, है ना, एडवर्टीजमेंट दे सकते हो आप। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ओहो, एक्सचेंज का मतलब अदला बदली, तो कहां ऐसा होता है जहां पर एम्प्लॉय एक्सचेंज होता है, अदला बदली होती है? कहीं नहीं होता ऐसा, है ना। गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है रोजगार कार्यालय, सुना होगा, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, रोजगार कार्यालय। उस रोजगार कार्यालय को ही एम्प्लॉयमेंट, तो ये जो रोजगार कार्यालय में क्या होता है कि जो लोग बेरोजगार रहते हैं ना, अनएम्प्लॉयड, वो लोग क्या करते हैं, अपना डाटा वहां पर देते हैं, अपनी जानकारी, रिज्यूम वगैरह वहां सबमिट कर देते हैं और बता देते हैं कि भैया हम अकाउंट, मतलब हम एमकॉम करे हुए हैं, हमने टेली भी कर रखा है, पर हम अभी क्या है, बेरोजगार है। तो कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कंफर्म करती है कि क्या आपके पास में कुछ ऐसे लोग हैं क्या, वो बोलते हैं हाँ है, तो उनकी जानकारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उस कंपनी को दे देता है, फिर कंपनी वाले उनको कॉल करके बुलाते हैं कि भैया आ जाओ। पर इसमें एक ड्रॉबैक है, क्या, ये अपडेटेड ही नहीं होते, मतलब 5 साल पहले ने किसी ने दिया होगा तो उसका नाम, और वो कहीं नौकरी कर रहा होगा, या 5 महीने बाद, है ना, पता चले 5 महीने में तो कहीं और जॉब कर चुका है, राइट। तो आजकल कंपनी इस डिपार्टमेंट पे विश्वास ही नहीं करती। आप खुद देखना कि आपके आसपास जो अनएम्प्लॉयड है वो इस डिपार्टमेंट में जाके अपना नाम रजिस्टर ही नहीं करवाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है। अब ये हकीकत अलग चीज है, ये लिखना नहीं है ना, नहीं तो गवर्नमेंट मेरे को उठा के ले जाएगी, क्या सिखा रहा है अच्छा, है ना। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है बेटा, बहुत अच्छा, आप लोग को भी ऐसा ही करना चाहिए, क्या भरोसा मेरे को उठा के ले जाए, है ना। आपके आसपास कोई भी अनएम्प्लॉयड पर्सन है बेटा, तो उसको जरूर सलाह देना कि रोजगार कार्यालय में जाके रजिस्टर करवाए, बोलना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी। नहीं, आप आजकल न्यूज देखोगे ना, एक्टिव हो चुके हैं थोड़े बहुत, न्यूज में देखोगे तो ऐसा मालूम पड़ेगा कि भाई रोजगार कार्यालय में इतने लोगों को एक एग्जीबिशन लगाया गया, एक मेला, रोजगार मेला, और उसमें इतनी कंपनियों ने इतने लोगों को जॉब दी, है ना, ये होता है, ये करवाते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आता है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ये कौन होते हैं, ये जो गवर्नमेंट वाले लोग हैं ना, ये जो गवर्नमेंट वाले जो काम करते हैं वो प्राइवेट, गवर्नमेंट ना होके वो क्या हो जाए, प्राइवेट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेसमेंट एजेंसी। सबसे ज्यादा काम यही आती है ना, क्योंकि अपडेटेड रहती है ना, क्योंकि इनको सैलरी तभी मिलेगी ना इनके एम्प्लॉयज को जब वो लोगों को ढूंढ के दूसरी जगह नौकरी पर लगाएंगे। बाकी डिपार्टमेंट में तो क्या होता है, नौकरी तो मिलेगी, बाकी सैलरी तो मिलेगी, बाकी किसी को नौकरी मिले ना मिले। समझ में आ रही बात, मैं किसकी बात कर रहा हूं? तो ये लोग रियल में काम करते हैं। कंपनियां क्या करती है, इन प्लेसमेंट एजेंसीज को अपनी रिक्वायरमेंट बता देती है कि हमको इस तरह के लोगों की जरूरत है, तो इनके पास जो लोग आए हुए रहते हैं ये एक तरह से ब्रोकर होते हैं, क्या होते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं। ये आपको बता देंगे कि भैया फलाना कंपनी में जाओ, हमारा नाम बता देना, इंटरव्यू दो, ठीक, और आपको वहां जॉब मिल जाएगी यदि आप उस लायक होंगे। मतलब ये प्लेसमेंट एजेंसी वाले फर्स्ट इंटरव्यू खुद लेते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट इंटरव्यू। ये हर किसी को उस कंपनी के पास नहीं भेज देंगे, हाँ चल तू भी चले जा, मेला लगा है, नहीं, ये पहला इंटरव्यू खुद लेंगे। क्यों, क्योंकि कंपनी का जो एचआर मैनेजर होगा उसकी सैलरी 2 लाख रुपए, और वो अपने 2 घंटे ऐसे बेवकूफ व्यक्ति का इंटरव्यू लेने पे खर्च नहीं करेगा जो उसके लायक ही ना हो। बात समझ में आ रही है? तो वो सिर्फ चुनिंदा लोगों का ही इंटरव्यू लेगा, और वो फर्स्ट छन्नी लगाने का काम कौन करते हैं, प्लेसमेंट एजेंसी। वो देख लेते हैं कि भाई तेरे को तो इंग्लिश ही नहीं आती, तो क्या देगा, तू जा यार, तेरे को दूसरी कंपनी में भेजूंगा। समझ में आ रही बात? तो ये ज्यादा काम की होती है प्लेसमेंट एजेंसी। समझ में ये बात? नौकरी.com का नाम सुना है, जॉब.com का नाम सुना है, ये प्लेसमेंट एजेंसीज है।
ठीक है, जॉब क्या हो गई, डिजिटल है। ठीक है, कैंपस रिक्रूटमेंट, भाई कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब कॉलेजेस में आपने सुना होगा कि हमारी कॉलेज से इतने लाख का पैकेज, उतने लाख का पैकेज। अक्सर इंजीनियरिंग कंपनियों के बारे, इंजीनियरिंग कॉलेजों के बारे में सुना होगा कि फलाना कॉलेज में भैया उस इंजीनियरिंग कर रहा था, इंजीनियरिंग करते से कॉलेज की में उसकी नौकरी लग गई 3 लाख की, है ना। वो क्या था, कैंपस रिक्रूटमेंट था। जब ज्यादा लॉट में टेक्निकल पर्सन की जरूरत होती है, ध्यान रखना, ज्यादा लॉट में टेक्निकल पर्सन की जरूरत होती है, तो वो कंपनियां क्या करती है, एक साथ भर्ती करती है। बात समझ में आ रही है ना, ज्यादा क्वांटिटी, तो वो सीधे उस कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में जाके क्या करती है, रिक्रूट करती है। ठीक है, वहां पर डायरेक्ट इंटरव्यू लेती है और ज्यादा संख्या में जब उनको जरूरत होती है। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, कैंपस रिक्रूटमेंट। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, मतलब वर्मा जी हमारे यहाँ पहले से काम कर रहे हैं, वर्मा जी से ही पूछ लिया, वर्मा जी अपने अकाउंटेंट की जॉब खाली है, कोई है नजर में? हाँ बोले, है नहीं, मेरी बुआ की मौसी का लड़के का चाचा का भतीजा क्या करता है, और वो फलाना कंपनी में है और उतने में काम कर रहा है, और वो बोल भी रहा था कि उसको जॉब चेंज करनी है। ठीक है, बुला लो। आ गया, बात समझ में आई। इसको क्या बोलेंगे, रिकमेंडेशन, मतलब सिफारिश। ऑर्गेनाइजेशन के ही एम्प्लॉय के सिफारिश के जरिए उस पोस्ट को भरना, पर बाहर के व्यक्ति को। राइट, फायदा क्या है इसमें, फायदा ये है कि एक तो उस एम्प्लॉय का बैकग्राउंड आप जानते हो जिसने सिफारिश करी है, दूसरा वो जो नया व्यक्ति है उसके ऊपर एक मोरल क्या होगा, प्रेशर होगा कि यदि उसने सही ढंग से काम नहीं करा तो उसके चाचा का नाम बदनाम हो जाएगा, हाँ या ना। और उस पे आपका, उसका भी बैकग्राउंड आपके नजर में, यदि उसने कुछ गड़बड़ करी तो आप उसके चाचा को पकड़ लोगे कि क्या यार वर्मा जी, कैसा व्यक्ति भेजा तुमने यार नौकरी पे। बात समझ में आ रही। अक्सर अकाउंटेंट की पोस्ट ऐसे ही भरी जाती है, अकाउंटेंट की पोस्ट क्यों, क्योंकि अकाउंटेंट एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है बेटा। अकाउंटेंट अगर आप हो जाते हो ना, तो आप उस बिजनेस के सारी कमजोरियां जानते हो कि ये कितने में माल लाके कितने में बेचता और कहाँ घुमाता है। बात समझ में आ रही है। इसलिए वो ऐसे ही आते जाते को अकाउंटेंट की जॉब नहीं देते, वो किसको देते हैं, जो कहीं ना कहीं से हम जिसको पहचान या जिसके ऊपर हम दबाव डाल सकते हैं। समझ में आई बात। चलो आगे, इसके बाद में आ गई लेबर कॉन्ट्रैक्ट। लेबर कॉन्ट्रैक्ट ये आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। आजकल लेबर, अपने लेबर का भी क्या होता है, ठेकेदार होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है। आपको 10 लेबर की जरूरत है, राइट, तो लेबर अकेला आएगा आपसे बात नहीं करेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, वो उस इंडस्ट्रियल एरिया में एक ठेकेदार होगा लेबर का, उस लेबर के ठेकेदार के पास जाना है और उससे बोलना है कि भैया हमको इस तरह के 10 लेबर की जरूरत है, वो आपके यहाँ 10 लेबर भेज देगा। सबसे बढ़िया बात यह है कि लेबर ने कुछ भी मिस्टेक करा या लेबर ढंग से काम नहीं कर रहा है, आपको लेबर से बात नहीं करना है, सीधा ठेकेदार को बुलाओ और बोलना कि ये व्यक्ति को बदलो, ये नीचे हम। नुकसान भी यही है, नुकसान भी उल्टा है कि वो लेबर सभी इकट्ठे हो गए तो मिलकर आपके ऊपर भी दबाव डाल सकते हो। और मैंने ये देखा है, जब मैं ट्रेनिंग में था तो एक जगह मैंने वहां पर इस तरह के लेबर का वर्क देखा है कि एक लेबर ज्यादा तेज चल रहा था तो मैनेजर ने उसको डांट दिया, यही उस मैनेजर की गलती थी। तो वो सभी ने मिलके अपने ठेकेदार को बुलाया, उल्टी कंप्लेंट कर दी कि ये मैनेजर ऐसा कर रहा है, तो ठेकेदार उल्टा चमकाने लग गया, लेबर नहीं आने दूंगा तुम्हारे यहाँ। बात समझ में आ रही है, किसी को यहाँ आने नहीं दूंगा, काम खुद करना पड़ेगा। सोच लेना यदि मेरे छोरे को तुमने डांटा तो। सिंपल सी बात है ना, यूनियन बन गया ना उनका। तो वो मैनेजर की गलती थी, तो ऐसा कभी मत करो। यदि उस लड़के की गलती है ना, सीधा ठेकेदार को बुलाओ, देख भाई ये कर रहा है, उनको इकट्ठा मत होने दो, ठीक है। तो ये फायदा भी है कि आपको लेबर से भजबज नहीं करना है। भजबज समझ रहे हो ना माता बच्ची। एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन, टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट दे दो, ठीक।
फिर वेब पब्लिशिंग, यही नौकरी.com, monster.com, ये सब क्या है, वेब पब्लिशिंग है, ठीक है। नाउ द मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स। क्या सर हम आज ही पढ़ेंगे? बिल्कुल आज ही पढ़ेंगे। चलिए, मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। भाई क्या फायदे हैं? बहुत फायदे हैं भाई। पहला तो देखो, क्वालिफाइड पर्सन। आपके यहाँ जैसे मैंने बोला था ना, असिस्टेंट मैनेजर बीकॉम है, जबकि मैनेजर के लिए हमको क्या चाहिए, एमकॉम। तो भाई हो सकता है ना इंटरनल सोर्स की ये लिमिटेशन आ गई क्या, कि वहां पर उतनी क्वालिटी का व्यक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका एक सोर्स मतलब इंप्लॉइज कम है ना। एक्सटर्नल तो ओपन मार्केट है ना, लाखों लोग हैं, राइट, लाखों में से आपको बेस्ट व्यक्ति तो मिल ही जाएगा। जबकि इंटरनल में तो वही असिस्टेंट मैनेजर ही है, और वो क्या है, वो भी कॉम ही है। बात समझ में आ रही है? तो एक्सटर्नल सोर्स में फायदा क्या है कि क्वालिफाइड पर्सन आपको मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक। वाइडर चॉइस, चॉइस करने के लिए काफी लोग हैं, है ना, वाइडर चॉइस, समझ रहे हो ना, वाइडर चॉइस। यही इसका उल्टा लिमिटेशन हो गया किसका, इंटरनल का, है ना, सिलेक्टिव चॉइस। ठीक। अनक्वालिफाइड पर्सन, ठीक है। थर्ड, फ्रेश टैलेंट, नए लोग, नए टैलेंट वाले आपको मिलने का मौका मिलेगा, है ना। नहीं तो पता चले वो असिस्टेंट मैनेजर 15 साल से यहीं और अब बाबा हो चुके हैं, वो कुछ नया करेंगे क्या? नहीं करने वाले वो, हाँ है ना। उनका तो बस अब रिटायरमेंट की तारीख दिख रही है कि कब होऊंगा मैं रिटायर, तो वो कुछ नया करेंगे क्या? कुछ नहीं ना, उनमें उतना भाई नया टैलेंट, नया व्यक्ति, नया टैलेंट, राइट। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट मतलब प्रतिस्पर्धा की भावना। एक्सटर्नल सोर्स करोगे तो इंटरनल जो लोग हैं उनके अंदर एक कंपटीशन बना रहेगा कि भाई काम कर, नहीं तो पता चला अपने को लात मार के दूसरे को ले आएंगे। या फिर असिस्टेंट मैनेजर हमेशा कोशिश करेगा कि, हमेशा कोशिश क्या करेगा, काम करते रहेगा ईमानदारी से। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि यदि एक अकाउंट हेड मैनेजर की यदि पोस्ट खाली हुई तो ये क्या करेंगे, बाहर से भर लेंगे। बात समझ में आ रही है ना उस पोस्ट को। तो मैं क्यों ना उस जॉब पे बैठूं, इसलिए मैं लगत क्या करूंगा, काम करता रहूं ईमानदारी से। बात समझ में आ रही है? अब देखो आप इंटरनल के लिमिटेशंस। नो फ्रेश टैलेंट हो गया, है ना। लेदरिंग एम्प्लॉइज, व्हेन एम्प्लॉइज आर टाइम बाउंड प्रमोशंस दे बिकम आलसी होना। लेदरिंग का मतलब क्या, आलसी हो जाएंगे। उनको मालूम है 5 साल बाद मेरा प्रमोशन होगा, तो होगा भाई, काय को मेहनत करूं। समझ में आ रही? गवर्नमेंट में यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेटे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, क्योंकि उनको मालूम है इतने साल बाद प्रमोशन होना पक्का है, तो काम कौन करेगा, काम प्रमोशन तो वैसे भी होना है। समझ में आई बात? थर्ड, नो कंपटीशन स्पिरिट, वही बात, कंपटीशन की जरूरत है नहीं, इतने साल बाद मेरे को मेरा प्रमोशन होना पक्का है। क्लियर? तीसरा, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, आलसी आदमी, प्रोडक्टिविटी तो कम होगी ना। यही तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की डिपार्टमेंट की यही तो हालत खराब है, जो मैं अभी आपको बीएसएनएल का एग्जांपल दे रहा था, यही तो कारण है वहां, है ना। नॉट अवेलेबल टू न्यू इंटरप्राइजेस, यदि कोई नया बिजनेस चालू हो रहा है तो इंटरनल सोर्स से रिक्रूटमेंट कैसे कर सकता है, जबकि उसके पास कुछ है ही नहीं। अरे नया बिजनेस चालू हो रहा है तो इंटरनल तो है ही नहीं, तो रिक्रूट कहां से करेगा, एक्सटर्नली करना पड़ेगा ना। चलिए, तो अब आ जाते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल। अब उसके जो मेरिट्स थे इंटरनल के, इसके क्या हो जाएंगे, लिमिट्स हो जाएंगे, है ना। डिससेटिस्फेक्शन, देखो उसमें हमने क्या पढ़ा था, मोटिवेशन मिलेगा। देखो आओ पॉइंट देखो, है ना, एम्प्लॉई मोटिवेशन, तो यही इसका उल्टा क्या हो गया, डिससेटिस्फेक्शन। क्या एग्जिस्टिंग जो स्टाफ है उसके अंदर डिससेटिस्फेक्शन आएगा, क्या कितना ही काम कर लो हमको तो ये जॉब देंगे ही नहीं। जैसे कि मान लो असिस्टेंट मैनेजर को मालूम है कि मैं कितनी मेहनत कर लूं,
मेरे को ये HOD तो बनाने से रहे, तो उसके अंदर क्या होगा, डिससेटिस्फेक्शन चला रहेगा, ये तो भैया बाहर से ही भर्ती करेंगे। बात समझ में आ रही है? फिर से वही सब कुछ ठंडा पड़ जाएगा, है ना। लेंथी प्रोसेस, लेंथी प्रोसेस मतलब बाहर से रिक्रूट करना एक लंबी प्रोसेस है, पहले उसको बुलाओ, फिर उसको चेक करो, फिर उसको ट्रेनिंग दो, राइट, लेंथी प्रोसेस है। कॉस्टली प्रोसेस, इन सब में ज्यादा खर्चा भी लगेगा, एडवर्टीजमेंट देना, ये वो करना, राइट। अब हम लोग सिलेक्शन ऑफ, मीनिंग ऑफ सिलेक्शन, चलिए आज का लास्ट टॉपिक है। मैं जानता हूं काफी लंबा वीडियो, मतलब काफी लंबी क्लास हो चुकी है, तो वीडियो देखने वाला तो आराम से इसको क्या कर सकता है, पॉज करके रोक सकता है कि हाँ चलो ठीक है, अब मैं खाना खा के आता हूँ फिर वीडियो देखूंगा। पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है बेटा, है ना, वो भी गर्मी के टाइम में। बस छोटा 5 मिनट, हद 3 मिनट बस। मीनिंग ऑफ सिलेक्शन, है ना, इसमें बहुत बड़ा पॉइंट है कि सिलेक्शन कैसे होगा, है ना। इसमें भी इसके क्या है इम्पोर्टेंस, न ये न वो न सब मिलेंगे, वो मैंने सब हटा दिए। क्यों हटाए बेटा? क्योंकि ये चैप्टर इतना बड़ा है कि सब पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। भाई पूछेगा तो वो बहुत ही सिलेक्ट, पर सिलेक्शन का मुझे ऐसा लगा कि नहीं पूछेगा। मतलब मैंने रिस्क लिए, सच्ची बताऊं तो मैंने रिस्क लिए यहाँ पर, है ना, कि भैया इतना पढ़ेंगे तो कुछ चीजें तो छोड़ सकते हैं, है ना। पर अब रिस्क लिए तो आप लोगों के लिए भी रिस्क है। यदि आपको लगता है कि सर ये रिस्क नहीं लेना थी, तो आपके पास में दूसरी कोई बुक होगी, उसमें आपके पास में इसकी बाकी की डिटेल है, पढ़ लेना, राइट। क्योंकि मुझे मालूम है इतना ही पढ़ना बहुत है जो मैं दे रहा हूं। चलिए सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ, जिन लोगों का रिक्रूटमेंट के थ्रू आपके पास में एप्लीकेशन आई है, उसमें से अपने काम के लोगों को क्या करना, छांटना, ठीक, छांट कर उसमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करना। मतलब इसमें भी एक बहुत लंबी प्रोसेस है बेटा, ऐसा नहीं है कि 100 फॉर्म आए थे और 10 फॉर्म सिलेक्ट कर लिए, बाकी के 90 को रिजेक्ट कर लिया, चलो इनको जॉब दे दो ना। 10 पोस्ट है आपकी, 100 फॉर्म आए थे, तो आप 30 फॉर्म निकालोगे, मतलब 70 को क्या करोगे, रिजेक्ट, ठीक। 70 में से 100 में से 30 को आप क्या करोगे, बुलाओगे, फिर से उनका क्या लोगे, इंटरव्यू लोगे, ठीक। उन 30 में से 15 को आप क्या करोगे, 15 या 12 को क्या करोगे, लगभग फाइनल करोगे। फिर उनको बोलोगे कि आपका एक और चेकिंग होगी क्या, आपकी बैकग्राउंड चेकिंग होगी। क्या चेकिंग होगी, बैकग्राउंड, कि कहीं आप पर कोई केस तो नहीं चल रहा है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। आपने जो डॉक्यूमेंट दिए, आपने कहा कि मैं बीकॉम पास हूं, तो आपका जो सर्टिफिकेट बीकॉम पास का है ना, वो चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा कि सही में तुम बीकॉम पास हो कि नकली बना के लाए हो। समझ में आ रही बात? तो 10 में से 12 को वो क्या करेंगे, फाइनल करेंगे, पर अभी भी फाइनल नहीं है पूरी तरीके से, वो मान के चलते हैं कि 2 तो फर्जी जाएंगे, है ना। फिर सारों को चेकिंग कर लिया और मान लो सभी वैलिड निकले, वैलिड निकले मतलब वैध, मतलब सही निकले, तो फिर उसमें से 12 में से बेस्ट 10 को क्या कर लेंगे, ऑफर लेटर देंगे। क्या देंगे, ऑफर लेटर। ऑफर लेटर देंगे, उनको बुलाएंगे और उनको फिर कंपनसेशन की फिर बार्गेनिंग होगी कि चलो ठीक है, कितना पेमेंट, ठीक। उन 12 में से 10 फाइनल अब हो जाएंगे, ये हो गया सिलेक्शन। मतलब अपने आप में सिलेक्शन भी देखो कितनी लंबी प्रोसेस है। इवन मेडिकल चेकअप भी करवाया जाता है कहीं पोस्ट में, कि भाई इसको बीमारियां तो नहीं है, नहीं तो पता चला इसको भर्ती करें ना, अगले महीने से छुट्टियां, बोले सर बीमार हूं, बोले तेरे बीमारी का हम क्या करेंगे, बोले समझ में ही बात। ये पूरा सिलेक्शन है, ठीक। इस सिलेक्शन को आप पढ़ के देख लेना। और ये क्या है, नेगेटिव प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि इसमें से हम छटनी करते हैं, हटाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रेनिंग। जब वो व्यक्ति सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर देखा जाता है कि क्या उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है
जो कि हम अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।